लेकिन उसके बावजूद मुसलमान बीजेपी को क्यों नहीं अपनाता? क्या दिक्कत, उसके दिमाग में क्या है? ये लोग कोई ईरान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान से आए हुए लोग नहीं है। ईरान से आए हुए लोग नहीं, वो तो चले गए। ये तो पुराने हमारे ही लोग हैं। आपको लग रहा है महाराष्ट्र में ओवैसी का ग्राफ बढ़ रहा है? मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कि उनको छूने के लिए, उनके पास जाने के लिए मुसलमानों की भीड़ एकदम उतावली हो रही है। वो क्या फैब्रिकेटेड है अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए, या ओवैसी का ग्राफ बढ़ रहा है? एक प्रश्न ये है कि जो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वो सत्ता में आए, और हमने अपने शो पाठशाला में कई बार फैक्ट्स के साथ दिखाया है कि इस देश में मुसलमानों को घर मिला, शौचालय मिला, राशन मिला, सिलेंडर मिला, और दूसरों से ज्यादा मिला, क्योंकि उनकी गरीबी की हालत जो है वो बहुत खराब थी इस तरह से। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान बीजेपी को क्यों नहीं अपनाता? क्या दिक्कत, उसके दिमाग में क्या है? देखिए, बहुत सालों तक ऐसा नहीं होगा। अब ये है, बिल्कुल है, क्योंकि धर्म के नाम पर उनको बरगलाने वाले ताकतें बहुत बड़ी है, और उनके मन में जहर भरने वाले लोग भी बहुत है, और डर दिखाकर राजनीति करने वाले लोग भी बहुत है। अब देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे क्यों समाप्त हुई, तो मुसलमानों को यह ध्यान में आने लगा कि भाई ये पार्टी सिर्फ अपना इस्तेमाल करती है, तो अल्टरनेट पार्टियों की ओर वो शिफ्ट हुए। अल्टरनेट पार्टियों से भी उनका मोह भंग हो रहा है। आज आप देश की पॉलिटिक्स में जिनको मुस्लिम परस्त पार्टियां कहते थे, चाहे वो सपा हो या फिर लालू जी की पार्टी हो या और भी पार्टियां हो, आज उनसे भी एक प्रकार से उनका मोह भंग हो रहा है, और अब वो इस तलाश में है कि हमको कोई नया आशियाना मिले। तो अभी एक बड़ी पॉलिटिक्स इस प्रकार से चल रही है कि जहां जो बीजेपी को हरा पाए उसके साथ चलो। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बाद का ये पड़ाव होगा कि उनके ध्यान में आएगा कि सभी ने उनका इस्तेमाल किया है, और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी और मोदी जी एक ऐसे नेता है कि जिस नेता ने भेदभाव के बिना उनके लिए विकास किया है, उनको घर दिए, उनके लिए योजनाएं दी है। मुझे लगता है अगला पड़ाव 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद अगला पड़ाव ये होगा कि उनको भी ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है। या ये भी हो सकता है कि अभी उनका पड़ाव है कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसके साथ चलो, बाद में पता चलेगा कि कोई हरा ही नहीं पा रहा तो बीजेपी के साथ चलो। नहीं, मेरा देखिए, मैं तो जिस प्रकार से पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक बार ये कहा कि भाई ये कौन है, ये लोग कोई ईरान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान से आए हुए लोग नहीं है। ईरान से आए हुए लोग नहीं, वो तो चले गए। ये तो पुराने हमारे ही लोग हैं। ये हिंदू ही थे कभी न कभी, और उस समय के जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से ये सारे मुसलमान बने। इसलिए मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो आएगा। जब रियलाइजेशन आएगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी के साथ आएंगे। आपको लग रहा है महाराष्ट्र में ओवैसी का ग्राफ बढ़ रहा है? मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कि उनको छूने के लिए, उनके पास जाने के लिए मुसलमानों की भीड़ एकदम उतावली हो रही है। वो क्या फैब्रिकेटेड है अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए, या ओवैसी का ग्राफ बढ़ रहा है? ग्राफ बढ़ रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ओवैसी जी को मानने वाले लोग हैं। पिछले समय आपने देखा होगा कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छत्रपति संभाजीनगर से चुनकर आए थे। पिछले समय भी उनके एमएलए चुनकर आए थे, इस बार भी उनका एमएलए चुनकर आए। नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में इक्का दुक्का कहीं ना कहीं उनके कॉर्पोरेटर्स भी चुनकर आते हैं। तो एक उनका ऑडियंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है। वाइड इस चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा? देखिए, मैं आपको कहता हूं कि छत्रपति संभाजीनगर में कुछ इलाका ऐसा है जहां उनको सीटें मिलती है, धुले में कुछ इलाका है जहां उनको सीटें मिलती है, मालेगांव का कुछ इलाका है जहां उनको सीटें मिलती है, इक्का दुक्का सीट उनको नागपुर में मिल जाती है। इससे ज्यादा कोई उनका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो फिर जब इतना कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अभी बड़ी चर्चा हुई कि आपने एक जगह एआईएमआईएम से भी गठबंधन कर लिया, एक जगह आपने कांग्रेस से भी कर लिया, कांग्रेस ने नाराज होकर अपने कॉर्पोरेटर्स निकाले तो आपने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। मतलब बीजेपी की वैचारिक शक्ति जो थी कि भाई हम इस सोच से चलते हैं, वो कहां है कि किसी से भी जुड़ जा रहे हैं? पहली बात तो
AIMIM को साथ में लेना ये हमको मंजूर नहीं है और एकदम गलत है। आकोट करके बहुत छोटी सी जगह है, वहां की एक नगर पालिका, जिस नगर पालिका में 15 या 17 हजार वोटर है, छोटी सी नगर पालिका है, उस नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष चुनकर आया और नीचे में जो मैंडेट है वो फ्रैक्चर्ड रहा। तो वहां पर हम और एनसीपी साथ में आए और हमने यहाँ पोस्ट पोल आप नगर पालिकाओं में अलायंस करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं, तो हमने वो रजिस्ट्रेशन किया। तब हमारे ध्यान में आया कि राष्ट्रवादी ने MIM के 4 लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन किया है, तो ऑटोमेटिक हमारे रजिस्ट्रेशन का पार्ट वो हो गए। तो जैसा हमारे ध्यान में आया तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की, उस गठबंधन से हम बाहर निकले और हमारे जिस बहुत पुराने हमारे 6 टर्म के MLA है वो, उन्होंने ऐसी गलती क्यों की मुझे पता नहीं, हमने उस MLA को सस्पेंशन का नोटिस दे दिया कि भाई ये हमको मंजूर नहीं है, हमने उसको सस्पेंशन का उनको नोटिस दिया। और कांग्रेस के साथ जहां तक अंबरनाथ का सवाल है, अंबरनाथ में अध्यक्ष हमारा चुनकर आया, हमारे सामने वहां शिवसेना थी, हमारे साथी थे, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े। नीचे में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट में मेरा अपना मानना ये था कि शिवसेना और हमने साथ में आना चाहिए। लोकल स्तर पर उस शहर में, अमरनाथ शहर में जो बीजेपी के नेता है और जो शिवसेना के नेता है, इनमें बहुत 36 का आंकड़ा है। मतलब मान लीजिए कि पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, पर्सनल टाइप की राइवलरी उनमें। तो उन्होंने यह प्रयास किया कि मुझे शिवसेना लेना नहीं है तो मैं किसी और को साथ में लूं, और इसके चलते चूंकि ये जो लोग यहां से चुनकर आए कांग्रेस से, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको हमारे थे वो हमने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से लड़ लिए और चुनकर आ गए। तो उन्होंने लोकल लेवल पर यह निर्णय किया कि हम इनको साथ में लेंगे। देखिए, उनको लेने का जो निर्णय हुआ वो आघाड़ी में लेने का निर्णय हुआ, ठीक है, उनकी पार्टी में उनकी कार्रवाई की, लेकिन निर्णय उन्होंने यही लिया था कि भाई इनको हम हमारी पार्टी में लेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट किया कि अपने लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और प्रीएम्प्ट करके मानो वन अपमैनशिप के लिए कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाला। हम कोई कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही नहीं चाहते थे, हम उनको अपनी पार्टी में लेना चाहते थे। हालांकि यह निर्णय भी नीचे के स्तर पर हुआ। आज भी मेरा मानना है उनको लेना है तो लो, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि अंबरनाथ में हमारी पार्टी ने शिवसेना के साथ ही गठबंधन करना चाहिए, और मेरी जो भूमिका है वो मैंने हमारे अध्यक्ष जी को बताई। क्योंकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर रही है, और अभी आपने देखा होगा कल ममता बनर्जी पहुंच गई बंगाल में, ईडी की रेड पड़ रही है, उन्होंने ईडी पे रेड मार दी और फाइल वाइल लेकर चली आई। बंगाल में आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी एक बड़ा चैलेंज है जिसको आप लोग पार नहीं कर पा रहे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ये बंगाल की परिस्थितियां बिगड़ रही है। हजारों गांव में एक भी हिंदू बचा नहीं, ऐसा मैं कई बार सुनता हूं, या बहुत थोड़े हिंदू बचे हैं। इस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं की परिस्थिति है, और जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं और उनको एक प्रकार से आश्रय देने का काम ये ममता दीदी के माध्यम से होता है। देखिए, मुंबई में बसे हुए बांग्लादेशियों को हमने निकालकर डिपोर्ट किया, तो जब उनको हम ढूंढ रहे थे तो उनके आने की मोडस ऑपरेंडी हम देख रहे थे, तो ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं ममता दीदी के नेताओं के माध्यम से वो बंगाल में एंट्री करते, वहां एंट्री करके वहां उनके कागजात बनते। अच्छा। और उन कागजातों को लेकर फिर भारतीय बनकर वो यहां आते। तो हमने अभी उसको डिसएफर किया है, हमने उसमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। लेकिन इस प्रकार से केवल चुनावी राजनीति के लिए ममता दीदी अगर अपने देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ समझौता करेगी तो बीजेपी का चैलेंज नहीं है, बंगाल का चैलेंज। तो बंगाल का हिंदू उनके खिलाफ वोट क्यों नहीं करता? देखिए, ऐसा नहीं है, बंगाल में उनके खिलाफ भावना है, पिछले समय भी थी। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने हिंसा और अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए, इससे वो वापस चुनकर आई। लेकिन अब देखिए, वो चुनाव ऐसा था कि पहली बार ताकत से हमारे लोग खड़े हुए, हिंसा का मुकाबला किया, कितने लोगों को मार डाला हमारे, लेकिन मुकाबला किया।
अब हमारे लोगों के मन में डर नहीं है। अब निडरता के साथ, मर मिटने की भूमिका के साथ बीजेपी वहां खड़ी है। मैं तो वहां के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार के फोर्सेस के खिलाफ वो लड़ रहे हैं वो बहुत बधाई के पात्र है। लेकिन उनके मन में एक ही बात है कि भारत के लिए लड़ना है, बंगाल के लिए लड़ना है, इसलिए वो लड़ाई लड़ेंगे। बंगाल हारेंगे इस बार ममता बनर्जी? पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे। चलिए इधर लौटते हैं फिर से महाराष्ट्र में आपकी महायुति। मैं कल एयरपोर्ट से आ रहा था, मैंने देखा पोस्टर लगे हुए थे, आपकी फोटो थी, मोदी जी की फोटो थी, बीजेपी प्लस महायुति लिखा था, ना अजीत पवार थे उसमें, ना शिंदे जी थे। तो ये कैसी महायुति है जिसमें आप लोग पोस्टर में उनके फोटो भी नहीं डाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ पोस्टर ये हमारे लगे हुए, कुछ पोस्टर हमारे उनके साथ लगे हुए, अलग अलग प्रकार के पोस्टर है। कुछ पोस्टर में हमारे आपको शिंदे जी दिखेंगे, शिंदे जी के पोस्टर में मोदी जी और मैं दिखूंगा, या शिंदे जी के कुछ पोस्टर्स में अकेले मोदी जी भी दिखेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि चूंकि हम लोग एक पोस्टर पे दो चिन्ह नहीं रख सकते इलेक्शन कमीशन के कारण, मतलब हमको उसके अलग परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए हमारा जो कमल का पोस्टर होता है वो अलग होता है, उनका धनुष्य बाण का पोस्टर अलग होता है, लोगों में कंफ्यूजन न क्रिएट हो। लेकिन सिर्फ पोस्टर की बात नहीं, पुणे में देखिए अजीत पवार आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए इसका कारण यह है कि ये हमने आज नहीं, हमने चुनाव से पहले घोषित किया था कि हम 3 पार्टियां हैं, तीनों के ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। नगर निगम का चुनाव नेताओं का चुनाव नहीं होता है। हमारे लिए विधानसभा और लोकसभा में लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। और हमारी पार्टियां बड़ी है,